नमस्कार। YouTube चैनल अपनी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पटना शैली। इस शैली को कंपनी शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस शैली की शुरुआत 18वीं शताब्दी से आरंभ हुई और 19वीं शताब्दी में यह शैली अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि इस शैली को अंग्रेजों ने संरक्षण दिया था, इसलिए इस शैली पर यूरोपियन प्रभाव अवश्य दिखाई देता है। इस शैली को एंग्लो इंडियन स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह शैली न तो पूर्णतः भारतीय थी और न ही पूरी तरह से यूरोपीय। इस शैली की खोज 1946 में पीसी मानक द्वारा पटना में की गई। इस शैली का उत्थान औरंगजेब के कट्टर व्यवहार के कारण हो पाया। जब औरंगजेब ने अपने राज्य से चित्रकारों का निष्कासन कर दिया तो चित्रकार आश्रय की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और कलाकार दिल्ली छोड़कर मुर्शिदाबाद की तरफ आ पहुँचे। मुर्शिदाबाद के नवाब ने इन कलाकारों को लगभग 40 वर्षों तक अपने संरक्षण में रखा, किंतु मुर्शिदाबाद पर अफगानों, मराठों, रुहेलों और जाटों के आक्रमण के कारण एक बार फिर से इन चित्रकारों को एक नए आश्रय की तलाश में भटकना पड़ा। क्योंकि पटना उस समय पर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका था, इसलिए इन चित्रकारों ने पटना आकर शरण ली। यहीं से पटना शैली की शुरुआत मानी जाती है। पटना शैली भारतीय विषय और यूरोपियन तकनीक वाली शैली है। इस पर राजपूत और मुगल कला का भी आंशिक प्रभाव देखा जा सकता है। इस चित्रकला शैली के विषयों की बात करें तो विषय इस शैली के भारतीय अवश्य रहे हैं, किंतु वो अंग्रेजों की पसंद के होते थे। इस शैली में भारतीय जनजीवन, सामाजिक चित्रण, उसके अलावा भारतीय उत्सवों के चित्र जैसे होली, दिवाली के चित्र, व्यक्ति चित्र, दृश्य चित्र, भारतीय इमारतों के चित्र और इसके अलावा पशु पक्षियों और वनस्पति या फूलों के चित्र भी इस शैली में प्रमुख रूप से बनाए गए हैं। कुछ चित्र लघु चित्र होते थे, यानी कि छोटे आकार के होते थे, लेकिन पशु पक्षियों और इमारतों के चित्र थे वो बड़े आकार के बनाए जाते थे। इमारतों के चित्रों को विशेष रूप से पसंद किया जाता था। सामान्य जनजीवन के चित्रों में सब्जी बेचने वाली, मछली बेचने वाला, लोहार, कुम्हार आदि के चित्र बनाए जाते थे। इसके अलावा भारतीय उत्सवों में होली, दिवाली, मुहर्रम, दुर्गा पूजा आदि के चित्र बनाए जाते थे। प्रसिद्ध इमारतों में ताजमहल, दिल्ली का किला या पंचमहल आदि के चित्र देखने को मिल सकते हैं। व्यक्ति चित्रों में अंग्रेज अधिकारियों, राजा, अमीर जागीरदारों, सैनिकों के व्यक्ति चित्र विशेष रूप से बनाए गए हैं। पशु पक्षियों में तोता, मोर, घोड़ा, हाथी अधिक मात्रा में चित्रित किए गए हैं। चित्रों के आधार की बात करें तो चित्र कागज पर, अभ्रक के चौकोर टुकड़े पर या हाथी दांत के फलक पर बनाए जाते थे। छोटे चित्रों का आकार लगभग पोस्ट कार्ड के साइज का होता था। छोटे आकार के चित्र 8 बाई 6 इंच के व बड़े आकार के चित्र 22 बाई 16 इंच के होते थे। इससे अधिक बड़े आकार के चित्र भी बनाए गए हैं। रंग, माध्यम और तकनीक की बात करें तो इन चित्रों में जल रंग का प्रयोग हुआ है। इस शैली में जल रंग के साथ साथ कहीं पर स्वर्ण रंग का प्रयोग भी आपको दिखाई देगा। यूरोपियन प्रभाव के कारण छाया प्रकाश का प्रभाव देखा जा सकता है। छाया को चित्रित करने के लिए चित्रकारों ने शिपिया रंग का वोश देकर वहाँ पर स्थानीय रंग लगा दिया है। रंगों में अधिकतर भूरा, सब्ज, हरा, गुलाबी, इसके अलावा प्राथमिक रंग लाल, नीला, पीला अथवा मिश्रित रंगों का प्रयोग किया गया है। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो शिवलाल इस समय का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था, जो कागज पर अवरक दोनों पर चित्र बनाता था। हुलासलाल को भी इस कंपनी ने अपने यहाँ चित्र बनवाने के लिए रखा था। इसने बांकीपुर में एक लिथो प्रेस भी लगाई थी, जिसमें जयराम इनका विशेष सहायक था। सेवक राम भी प्रमुख चित्रकार था। उनके द्वारा बनाए गए अनेक चित्र अब भी उपलब्ध हैं। लालचंद और उनका भतीजा गोपाल चंद महाराजा ईश्वरी नारायण के संरक्षण में काम करते थे। यह दोनों काशी के प्रसिद्ध चित्रकार दल्लूलाल के शिष्य थे। इसके अलावा झुनकलाल, चुनीलाल, जयराम दास व फकीर चंद को भी प्रमुख चित्रकारों के रूप में जाना जाता है। मजहर अली खान ने भी थॉमस मैकटॉफ की दिल्ली बुक के लिए बनाने का काम किया था। इसके अलावा गुलाम अली खान ने विलियम फ्रेजर के फ्रेजर एल्बम के लिए भी बहुत सारे चित्र बनाए हैं।
इस शैली में अधिकतर चित्र डेढ़ चश्म के बनाए गए हैं, किंतु सम्मुख चित्र भी इस शैली में देखने को मिलते हैं। रेखांकन में यथार्थता है, किंतु भाव की कमी इस शैली में दिखाई देती है। इस शैली में लघु चित्र होने के कारण चित्रों को एल्बम के रूप में तैयार किया जाता था। अंग्रेज अधिकारी पूरे के पूरे एल्बम अपने साथ अपने देश ब्रिटेन में ले जाते थे और वहाँ ले जाकर इन चित्रों को या तो बेच देते थे या फिर अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को तोहफे के रूप में दे देते थे। आरंभ में इस शैली का प्रमुख केंद्र पटना था, किंतु बाद में कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, लखनऊ, तंजौर और बेंगलोर तक इस शैली का विस्तार हुआ। फोटोग्राफी के आने से इस शैली को बहुत बड़ा झटका लगा और धीरे धीरे पतन की तरफ उन्मुख होने लगी। पटना के ईश्वरी प्रसाद के मृत्यु के बाद भी यह शैली बहुत कमज़ोर हो गई। पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह पसंद आया होगा।